नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई क्लास लेके आए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बाल व्यवस्था एवं बाल विकास। ये आपकी तीसरी क्लास है दोस्तों। इससे पहले हम आपकी 2 क्लास करा चुके हैं इस पहली सब्जेक्ट के यानी बाल व्यवस्था एवं बाल विकास के, जिसका कोड होता है 801। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी है तो आप देख लें, प्ले लिस्ट में सारी क्लास मिल जाएंगी। तो अगर आप तैयारी अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं MP DLED फर्स्ट ईयर में, तो आप MP DLED के नोट्स ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको कम से कम पैसों में अच्छी तैयारी के लिए। तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, MP DLED की सभी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो आपको नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं लगेगा। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम और अपने राज्य का नाम बताइए और जो भी पेमेंट रहेगा नोट्स का आप वो पेमेंट करिए और नोट्स परचेज कर लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आप पास होना चाहते हैं अच्छे नंबर से, तो नहीं तो बहुत सारे बच्चे DLED में फेल भी होते हैं। तो अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। हमारा टारगेट वही है, इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक होना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास लेके आएंगे। ये तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लास करा चुके हैं। आगे की क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट और करिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। अच्छे से आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। और MP DLED के सभी सब्जेक्ट के नोट्स ले लो और ये क्लास देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छे से पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं, ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है MP बोर्ड में, ठीक है। तो हम आपके लिए एकदम सरल अर्थ लेके आए ग्रोथ का यानी वृद्धि का। तो शरीर के आकार, लंबाई, वजन आदि में बढ़ोतरी होती है, उसे तो क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी कि बच्चा पहले शुरुआत में 1 फीट का था, फिर 2 फीट का हो गया, फिर 3 फीट का हो गया, फिर 4 फीट का हो गया। तो ऐसे उसकी लंबाई बढ़ती है। वजन जैसे कि पहले बच्चा 2 किलो का था, फिर उसके बाद 5 किलो का हो गया, 10 किलो का हो गया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वजन बढ़ता है। तो वही क्या कहलाती है, वही क्या है, वृद्धि कहलाती है। यहाँ पे आप समझने का तरीका देखिएगा। वृद्धि होती है वो बाहरी बदलाव में होती है, यानी कि बाहरी यानी वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन विकास होता है वो विकास कभी दिखाई नहीं देता है। वृद्धि कैसी होती है, बाहरी पक्ष में होती है, इसलिए वृद्धि दिखाई देती है। तो वृद्धि सिर्फ बाहरी, शरीर के बाहरी बदलाव को कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बच्चे की लंबाई 3 फीट से 4 फीट हो गई, वजन 20 kg से 25 kg हो गया। ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं वृद्धि के, ठीक है। तो आपको इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ऐसे ही आपको अपनी एग्जाम कॉपी में लिखना है। आप ये चीज़ यहाँ पे ये ना लिखें एग्जाम कॉपी में सरल समझने का तरीका, तो ये चीज़ ना लिखें आप। ये हमने आपको समझाने के लिए, क्योंकि नोट्स तैयार किए हमने, तो आपको समझाने के लिए, आपको मतलब सूचित करने के लिए कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, आपको दिखाने के लिए हमने लिखा है। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम कॉपी में नहीं लिखना है, एग्जाम कॉपी में अच्छे से लिखना है आपको पॉइंट बनाकर, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं लिखनी है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एग्जाम कॉपी में, उससे बेटर रहेगा, एग्जामिनर खुश होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गत्यांतों विकास क्या है। तो गत्यांतों विकास हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं इसे। इसका हम अर्थ देखें तो शरीर के अंगों की हरकत, शरीर के अंगों की हरकत और नियंत्रण सीखना गत्यांतों विकास है। शरीर के अंगों की हरकत और नियंत्रण सीखना ही क्या है साथियों, गत्यांतों विकास है। इसमें क्या क्या आता है आपका, चलना, दौड़ना, पकड़ना, कूदना आदि, ये क्या है, गत्यांतों विकास है, ठीक है। क्या है साथियों, गत्यांतों विकास है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा बच्चा पहले चल नहीं पाता था, फिर धीरे धीरे चलना सीख जाता है। यह क्या है, गत्यांतों विकास है, ठीक है। उदाहरण के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाथ से संबंधित गत्यात्मक कौशल बताना है, ठीक है। हाथ से संबंधित गत्यात्मक कौशल, हाथ से किए जाने वाले छोटे छोटे काम जो अभ्यास से सीखे जाते हैं वो क्या है, हाथ से संबंधित गत्यात्मक विकास है, जिनमें छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाथों की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिखना क्या होता है, एक सूक्ष्म कौशल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाथ से संबंधित गत्यांतों विकास, ठीक है। तो ये हाथ से संबंधित गत्यांतों के उदाहरण है जो कार्य हाथ से किए जाते हैं, लिखना, चित्र बनाना और सुई से धागा डालना, बटन लगाना, ये क्या है, सूक्ष्म कौशल के उदाहरण है और इन्हें हाथ से संबंधित गत्यांतों विकास के उदाहरण भी है, ठीक है। ये सूक्ष्म फाइन मोटर कौशल कहलाते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म कहलाते हैं। मैं अभी बता रहा था आपको, ये सूक्ष्म कौशल के भी उदाहरण, तो इसे सूक्ष्म कौशल भी कहते हैं, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से समझें
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बालक के समाजीकरण के घटक। बालक के समाजीकरण के घटक बताने आपको वे लोग या स्थान जो बच्चे को समाज में रहना सिखाते हैं, वही क्या है साथियों, बालक के समाजीकरण के घटक है। वे लोग या स्थान जो बच्चे को समाज में रहना सिखाते हैं, वही क्या है, बालक के समाजीकरण के घटक हैं। तो यहाँ मुख्य घटक हमने लिख रखे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। पहला घटक देखें परिवार, विद्यालय, और तीसरा आपका समाज हो जाएगा। परिवार में जैसे कि शिष्टाचार, भाषा, आदतें सीखता है बच्चा। परिवार में क्या सीखता है, शिष्टाचार, भाषा, आदतें सीखता है, ठीक है। विद्यालय में अनुशासन, नियम और ज्ञान सीखता है बच्चा। और समाज क्या देता है, व्यवहार और सामाजिक नियम सिखाता है बच्चे को, ठीक है, बालक को। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य घटक किसके हैं, बालक के समाजीकरण के घटक हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए आप ये लाइन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बच्चा धन्यवाद कहना कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। परिवार के लोग जैसे बड़ों का सम्मान करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही सीखता है। और लाइन में खड़ा होना ये स्कूल में सीखते हैं। स्कूल में नियम और आपको सिखाए जाते हैं ना, लाइन टू लाइन। जैसे एक क्लास के बच्चे इधर खड़े होंगे, दूसरी क्लास के इधर खड़े होंगे, जैसे आप प्रार्थना स्थल में देखे होंगे, आप स्कूलों में पढ़े होंगे। तो लाइन में खड़ा होना और जो भी नियम होते हैं वो कहाँ सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिवास स्वप्न के लेखक। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं। तो दिवास स्वप्न पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, गीजूबाई बधेका है, ठीक है। गीजूबाई बधेका दिवास स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। वे एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और बाल शिक्षा सुधारक थे, और यह पुस्तक बाल शिक्षा के आदर्श विद्यालय की कल्पना पर आधारित है, ठीक है। दिवास स्वप्न पुस्तक के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या कर रखी है शॉर्ट में, तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जो दिवास स्वप्न पुस्तक है उसके लेखक कौन है, गीजूबाई बधेका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या एक वाक्य में, या आप रिक्त स्थान में भी आपसे पूछा जा सकता है, या आवास आधा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करो बंटी क्लासेस को, जितने बच्चे नए हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। और इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दो और कमेंट कर देना अच्छी सी प्यारी सी, जो भी आपको ठीक लगे इस क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। और MPDLED की अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। MPDLED का कोर्स खरीद लो, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप नोट्स खरीद लो आसान भाषा में, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो नोट्स में आपको क्या क्या रहेगा, आप नोट्स ले सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे, PYQ 2020 से 2025 तक के रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख सकते हैं, वीडियो क्लास मिलेगी आपको। ब्लूप्रिंट में आपको एग्जाम पेपर और ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जाम पेपर मिलेगा। पेन से लिखित नोट्स मिलेंगे आपको। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की वीडियो क्लास भी मिलेगी, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। और एक स्पेशल ग्रुप मिलेगा जानकारी के लिए, MPDLED की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए, ठीक है। जो भी जानकारी रहेगी MPDLED की, आपको टेंशन नहीं लेनी, ना एजेंट बताए ना कॉलेज बताए, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। एक स्पेशल ग्रुप में ऐड कर देंगे, MPDLED संबंधित कोई भी जानकारी आएगी तो, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिया जाएगा आपको, एंड एग्जाम तक फुल सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो MPDLED की सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप बहुत पैसा खर्च करके DLED कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फेल भी होते हैं बच्चे, तो आपको फेल से बचना है। तो आप नोट्स परचेस कर लो थोड़े से पैसे खर्च करके, ठीक है। बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ये टाइम निकल गया तो निकल ही जाएगा, फिर आप बाद में पछताते रहोगे, काश मैं भी नोट्स ले लेता तो मेरी भी अच्छी परसेंटेज बन जाती, मैं भी अच्छे नंबरों से पास हो जाता, ठीक है। और MPDLED संबंधित जानकारी के लिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर लो जल्दी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा परिपक्वता का अर्थ वृद्धि एवं विकास है, ये किसने कहा था। तो ये परिभाषा किसने दी थी, परिपक्वता का अर्थ वृद्धि और विकास है, तो ये परिभाषा किसने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जर्सील्ड हो जाएगा, जर्सील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी नीचे इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसका जो सही उत्तर है वो क्यों सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें जर्सील्ड के बारे में, इसका जो सही आंसर है वो जर्सील्ड है। और सही क्यों है ये आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। जर्सील्ड ने बताया कि परिपक्वता का मतलब शरीर और मानसिक क्षमताओं का धीरे धीरे विकसित होना है, ठीक है। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, बच्चा पहले चल नहीं पाता है
फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, और यही क्या है साथियों, यही परिपक्वता है। ठीक है, तो आप ये उदाहरण सहित ऐसे आप समझ सकते हैं। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी मिलेंगे, तो आप नोट्स भी जल्दी से ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है आपको बताना है, तो इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसका मतलब सूक्ष्म यानी कि छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करके जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म कौशल कहते हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। छोटी मांसपेशियों में क्या आता है, जैसे हाथ, उंगली, तो इनसे जो काम होते हैं वो क्या कहते हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होते हैं। उनकी उदाहरण है कूदना पैरों से होता है, दौड़ना पैरों से होता है, लिखना हाथ से होता है, और फेंकना हाथ से होता है। तो इसमें जो लिखना है वो क्या आ जाएगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, लिखना क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं कैसे। सूक्ष्म कौशल क्या होता है, पहले ये समझिए। उंगलियों और हाथों से किए जाने वाले छोटे काम, यानी छोटी मांसपेशियों से किए जाने वाले काम को क्या कहते हैं, सूक्ष्म कौशल कहते हैं, या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में लिखना, चित्र बनाना, सुई से धागा डालना, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। और बाकी के विकल्प गलत क्यों, आप देख सकते हैं कूदना, दौड़ना, फेंकना, ये बड़े मांसपेशियों वाले काम है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं। जो बड़े मांसपेशियों से काम करते हैं उसे स्थूल गत्यात्मक कौशल या स्थूल कौशल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। स्थूल वाला आए तो ये उदाहरण देना है आपको, और मांसपेशी यानी सूक्ष्म वाला है तो लिखना, चित्र बनाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखें। वाचन विकार कौन सा है, वाचन विकार बताना है आपको। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, आवा सादा वाले 4 ऑप्शन वाले, इनमें से एक ऑप्शन सही होता है। तो वाचन विकार कौन सा है, इसमें फटन विकार भी आपसे पूछ सकता है। फटन वाचन एक ही बात होता है। ठीक है, पढ़ना, वाचन यानी पढ़ना, फटन यानी पढ़ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे कभी ये भी पूछ सकता है वो फटन विकार कौन सा है, वाचन विकार कौन सा है, पढ़ना विकार कौन सा है। ठीक है, तो ये एक ही आंसर होगा इन सब का। यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया ये लिखने में आता है, और डिप्थीरिया एक बीमारी है, और डिस्कैल्कुलिया ये क्या है, एक गणित है। ठीक है, गणित की कठिनाई है, तो इनको आप नीचे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसलेक्सिया क्यों सही है, क्योंकि ये पढ़ने में कठिनाई करता है, यानी विकार यानी कि कठिनाई, विकार यानी समस्या। ठीक है, तो डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने में कठिनाई। ठीक है साथियों, उदाहरण पे आप देख सकते हैं, बच्चा राम को मार पढ़ देता है, तो ये उदाहरण के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और अन्य विकल्प के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होता है, आंसर रिलेटेड होता है, वो सब आपको बता के चल रहे हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए पेपर में बस। अब डिस्ग्राफिया की बात करें तो लिखने में कठिनाई है। ठीक है, लिखने में कठिनाई से संबंधित आए तो डिस्ग्राफिया आएगा, ध्यान रखेंगे। और डिस्कैल्कुलिया किसका है, गणित में कठिनाई से संबंधित है ये। और डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया एक बीमारी है। ठीक है, इतना क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समाजीकरण का अंग है, समाजीकरण का अंग बताना है। तो समाजीकरण यानी कि समाज भी है, परिवार भी है, विद्यालय भी, तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। ये क्यों है, तो आप इसका जो व्याकरण यहाँ पे व्याख्या नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे समझे। समाजीकरण, समाज में रहने का तरीका सीखना क्या है साथियों, समाजीकरण है। ठीक है, समाज में रहने का तरीका सीखना क्या है, समाजीकरण है। तो समाज में रहने का तरीका कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, इसलिए ये सभी इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे घटक देखेंगे, जो घटक हैं इनसे क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, परिवार से व्यवहार संबंधित जानकारी, विद्यालय से अनुशासन संबंधित, और समाज से नियम संबंधित। ठीक है, क्लियर, इसलिए ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ, बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ तो कब हुआ था, ये हुआ था 1986 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1986। चलिए इसके नेक्स्ट विकल्प देखते हैं, क्यों सही है साथियों। 1986 में भारत सरकार ने बच्चों को मजदूरी से बचाने और शिक्षा दिलाने के लिए 1986 में यह कानून बनाया था। ठीक है, 1986 में कानून बनाया था, कौन सा, बाल श्रम निषेध अधिनियम वाला। ठीक है, 1986 में। अब नेक्स्ट, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, ये आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं।
जैसे अभी हम आपको 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन हम एक वाक्य वाले करा चुके हैं, एक नंबर के 5 क्वेश्चन एक वाक्य वाले। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव में आपके जो आवा सादा वाले हैं वो भी 5 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले कराएंगे, क्योंकि ये 15 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 3 टाइप के हैं, तो 2 टाइप हम आपको करा चुके हैं, अभी आप ये तीसरा टाइप देखेंगे। बस आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो संवेग की उत्पत्ति, पहला ऑप्शन है आपका, पहला क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति खाली जगह से होती है, यानी संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है, आवश्यकताओं से होती है, ठीक है। संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है, आवश्यकताओं से होती है। जब हमारी कोई ज़रूरत होती है या इच्छा होती है तभी भावनाएं पैदा होती हैं। संवेग यानी भावनाएं, ठीक है। संवेग यानी भावनाएं कैसे पैदा होती हैं, आवश्यकताओं से पैदा होती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूख लगी है तो गुस्सा या रोना आता है, ठीक है। भूख लगी है तो बच्चे को गुस्सा या रोना आता है। खिलौना मिलता है तो खुशी होती है, ठीक है। खिलौना मिलता है तो खुशी होती है। तो आप ये देख सकते हैं संवेगों की आवश्यकताएं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मतलब भावनाएं हमारी ज़रूरतों से पैदा होती हैं, ठीक है। जो भी भावनाएं वो किससे पैदा होती हैं, हमारी ज़रूरतों से, आवश्यकताओं से पैदा होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको क्वेश्चन को समझना है, पहला आंसर तो आप खुद ही दे देंगे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसके बाद आंसर दें तो ज़्यादा बेटर रहता है और अच्छे से आंसर आप लिख पाते हैं एग्जाम कॉपी में, ठीक है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो ये किसने कहा था, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो ये किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्सील्ड ने कहा था, ठीक है। जर्सील्ड ने कहा था। तो यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे उदाहरण सहित। जर्सील्ड ने कहा कि विकास जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता रहता है। विकास से साथियों वो जन्म से लेकर जीवन भर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो ये किसने कहा था, जर्सील्ड ने कहा था, ठीक है। तो कैसे, उदाहरण आप देख सकते हैं, पहले बच्चा, फिर किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर वो युवावस्था में पहुंचता है, फिर वयस्क, फिर वृद्ध होता है, ठीक है। तो हर अवस्था में कुछ ना कुछ नया विकास होता ही रहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। तो हर अवस्था में यानी विकास जन्म से लेकर जीवन भर चलता ही रहता है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका विकास होता ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शरीर के आकार में वृद्धि बाल्यावस्था में हो जाती है। जो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो बाल्यावस्था में कैसी होती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। शैशवावस्था में आप एकदम तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बाल्यावस्था में जैसे पहुंचते हैं तो आपकी जो वृद्धि है वो क्या होती है, एकदम कम हो जाती है, ठीक है। एकदम कम हो जाती है शैशवावस्था से। तो यहाँ पे आप समझेंगे शिशु अवस्था में यानी शैशवावस्था होती है, जब बच्चा होता है वो तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था में जैसे वो पहुँचता है तो जो उसकी वृद्धि है बढ़ने की वो कम हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धीमी। इस खाली जगह में क्या आएगा, धीमी आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बच्चा 0 से 2 वर्ष होता है, बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। उसके बाद 6 से 12 वर्ष में बच्चा बहुत धीमी वृद्धि होती है, ठीक है बच्चे की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खाली जगह भाषा विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। भाषा विकास की अंतिम अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो भाषा विकास जो भाषा होती है सर, विकास की अंतिम अवस्था यानी इसको यहाँ से पढ़ेंगे हम, विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो विकास की अंतिम अवस्था क्या होती है, परिपक्व भाषा होती है, ठीक है। परिपक्व, यहाँ पे आप लिखेंगे परिपक्व भाषा विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है, ठीक है। क्यों मानी जाती है आप यहाँ पे ये समझेंगे थोड़ा। जब बच्चा सही वाक्य, सही शब्द और सही अर्थ का साथ बोलने लगे तो इसे पूरा विकास हो जाता है, यानी भाषा का पूरा विकास हो जाता है जब बच्चा सही वाक्य बोलता है, सही शब्दों का प्रयोग करता है और सही अर्थ निकलता है, यानी कि एकदम स्पष्ट क्लियर बोलता है सही शब्दों में और सही वाक्य में बोलता है। तो मतलब उसे उसकी जो भाषा वो एकदम परिपक्व हो जाती है। जैसे आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो छोटा बच्चा पहले क्या बोलता है, पानी पानी। जब उसे प्यास लगेगी तो वो क्या बोलेगा, पानी पानी बोलेगा कि नहीं बोलेगा। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है, एकदम परिपक्व हो जाता है, तो मुझे पानी पीना, एकदम स्पष्ट क्लियर आवाज़ में बोलेगा, एकदम सही वाक्य का सही शब्दों का प्रयोग करते हुए कि मुझे पानी पीना है। आप बोलते हो ना मुझे पानी पीना है, तो यही क्या है साथियों, यही परिपक्व भाषा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से खाली जगह रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी रोग होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एमपी बोर्ड में, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो खाली जगह में क्या आएगा? रतौंधी आएगा, ठीक है। तो रतौंधी रोग के कुछ उदाहरण और रतौंधी रोग को थोड़ा समझे यहाँ पे विटामिन ए को, ठीक है। तो विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से रात में दिखाई देना कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रात में नहीं दिखाई देता है तो आपको कौन सा रोग हो गया? विटामिन रो हो गया। जैसे व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देना, उसे रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। रतौंधी हो सकती है जिसे रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस कर लो, अभी तक नहीं खरीदा है तो। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। अच्छा स्कोर चाहते हैं और अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसमें जो बताया गया है वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। MPDL फर्स्ट ईयर तो आपको नोट्स परचेस करने चाहिए अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैंने अभी आपको 15 क्वेश्चन कराए ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है। उसमें 5 क्वेश्चन आपके एक वाक्य वाले थे और 5 क्वेश्चन आपके उसमें आवासादा वाले थे और 5 क्वेश्चन आपके उसमें रिक्त स्थान वाले थे, ठीक है। ये 15 नंबर के क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे एक नंबर के। ये 1 से 3 तक पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में 1 से 3 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में 5, एक में दूसरे में भी 5 और तीसरे में भी 5। वस्तुनिष्ठ के 3 प्रश्न आते हैं, तीनों में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, वाक्य वाले, रिक्त स्थान वाले और आवासादा वाले, ठीक है। वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ 15 नंबर के। तो हर एक क्लासों में आपको ऐसे ही कराऊंगा ताकि आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। कि ऑब्जेक्टिव आपके 15 नंबर के आते हैं, पास कराने में ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी आपको 2-2 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है जो लिखने वाले हैं वो मैं आपको अब कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। प्रश्न 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। सहानुभूति क्या है? सहानुभूति के बारे में आपको बताना है, तो आप यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। सहानुभूति के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा सहानुभूति होती क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MP बोर्ड में, तो आप इसे अच्छे से देखें, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द, भावना और परिस्थितियों को समझकर उसके प्रति दया, संवेदना और सहायता की भावना उत्पन्न होना सहानुभूति कहलाता है। ये आपकी परिभाषा होगी आसान शब्दों में। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं। जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसको दुख दर्द है, आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप उसके प्रति दया दिखा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, आप उसे अच्छे से समझा रहे हैं, उसके प्रति आप उसके दुख को समझ पा रहे हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो वही क्या है साथियों? सहानुभूति है। आप उसे सहनशीलता दे रहे हैं, आप उसे सहन शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आप उसे समझा रहे हैं, तो ये क्या है? ये सहानुभूति है, ठीक है। अब उसके उदाहरण वगैरह देख लें, थोड़े मुख्य बिंदु यहाँ पे आप देखेंगे। जो सहानुभूति है उसके मुख्य बिंदु आप देख सकते हैं। यह सामाजिक भावनात्मक गुण है, ठीक है। यह सामाजिक भावनात्मक गुण है क्या? सहानुभूति, ठीक है। व्यक्ति दूसरों की स्थिति को अपने समान महसूस करता है, तो ये क्या है? सहानुभूति। इससे सहयोग और मानवता की भावना बढ़ती है, तो ये क्या है? सहानुभूति। शिक्षण में सहानुभूति शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। शिक्षक में सहानुभूति शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, तो ये क्या है? सहानुभूति। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, यदि कोई छात्र गरीब है और किताब नहीं खरीद सकता है तो शिक्षक उसका सहयोग करे, यही क्या है? सहानुभूति है। जैसे आपकी क्लास, आप टीचर बन गए, आपकी क्लास में एक बच्चा गरीब है जो बुक्स वगैरह किताब वगैरह नहीं खरीद पाता है, अगर आप उसके प्रति, आप उसको समझकर, आप उसकी स्थिति को समझते हैं, आप जानते हैं, उसे महसूस करते हैं कि इस बच्चे पे क्या बीत रही, गरीब बच्चा है, ये किताब नहीं खरीद पाता है, ऐसे तैसे स्कूल में आ रहा है, तो आप उसे, उसकी जो परेशानी को समझकर आप उसे बुक्स किताब वगैरह दिलाते हैं, वही क्या है? सहानुभूति है, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वें नंबर पे बात कर रहे हैं हम। निर्धनता दूर करने हेतु शिक्षक के प्रयास, यानी बालक के ऊपर जो निर्धनता, यानी बालक की जो निर्धनता है उसे दूर करने के लिए एक शिक्षक के क्या क्या प्रयास होने चाहिए वो आपको बताने हैं, ठीक है। एक शिक्षक विद्यार्थियों की गरीबी कम करने हेतु निम्न प्रयास कर सकता है। एक शिक्षक जो विद्यार्थियों की गरीबी, यानी कि निर्धनता यानी गरीबी, यानी कि मैं आपको बताऊं, एक विद्यार्थी की गरीबी
एक बच्चे की गरीबी को दूर करने हेतु शिक्षक के प्रयास आपको लिखने हैं। तो आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं एक बच्चे की गरीबी दूर करने में। शैक्षिक सहायता में आप क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट हमारा शैक्षिक सहायता, गरीब छात्रों को मुफ्त किताबें कॉपी पेन उपलब्ध कराना। ठीक है, छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी देना। एक गरीब बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आप उसे समझाएं छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में और उसे दिलाने की कोशिश करें। गरीब बच्चों को मुफ्त आप किताब दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भावनात्मक सहयोग। एक प्रयास रहता है शिक्षक का बच्चों की गरीबी दूर करने का, तो उसमें एक भावनात्मक सहयोग भी रहता है। उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें डिमोटिवेट्स नहीं करना है, आपको मोटिवेट्स करना है। ठीक है, बच्चों को, जो गरीब बच्चे उनको मोटिवेट्स करना है ताकि वो रेगुलर स्कूल आए, उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़े। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए ताकि वो डेली पढ़ने आए। ठीक है, भेदभाव रहित व्यवहार करना, जैसे नहीं कि ये गरीब बच्चा है अमीर बच्चा, आप एक शिक्षक हैं तो आपको दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करना है, एक अच्छे से उनके प्रति व्यवहार रखना है ताकि वो डेली स्कूल आए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखें संसाधन उपलब्ध कराना। संसाधन उपलब्ध कराना जैसे पुस्तक बैंक या कपड़ा बैंक चलाना, सामुदायिक सहयोग जुटाना। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं संसाधन उपलब्ध कराना में। और यहाँ पे देखें आप अभिभावक मार्गदर्शन। ठीक है, अभिभावक मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, जैसे माता पिता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनके माता पिताओं को आप जानकारी देना सरकारी योजनाओं के बारे में, ताकि जो माता पिता हैं वो समझ सकें और अपने बच्चों को स्कूल डेली पढ़ने के लिए भेज सकें और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों की जो निर्धनता होती है वो शिक्षक के प्रयास हम बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझनी है। और पांचवा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कौशल विकास में विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल सिखाना। ठीक है, विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल सिखाना, स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करना। ठीक है, स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको इन पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से एक दो बार क्लास देखिए और नोट्स लीजिए। नोट्स में ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, थोड़े से पैसे खर्च कीजिए, क्लास को लाइक करो भाई यार, लाइक नहीं करते यार आप लोग, लाइक तो कर दो कम से कम। लाइक करने में क्या जाता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो लाइक करो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हैं तो, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कर लें हर एक अपडेट्स के लिए। तो इसके निष्कर्ष की बात करें, शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं बल्कि सामाजिक सुधारक भी होता है। ठीक है, शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं होता है बल्कि सामाजिक सुधारक भी होता है। अगर आप ऐसे ऐसे पॉइंट एग्जाम में लिखते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको अच्छे नंबरों से पास करेगा। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में। यहाँ पे आप शैले का बाल विकास वर्गीकरण देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको इसे अच्छे से समझना है, शैले का बाल विकास वर्गीकरण। ठीक है, शैले का बाल विकास वर्गीकरण यहाँ पे देखेंगे। शैले ने बच्चों के विकास को उम्र के आधार पर चरणों में बांटा है। ठीक है, उम्र के आधार पर बांटा हुआ है शैले ने बच्चों के विकास को। और उनका कहना है, जो शैले हैं वो कहते हैं बच्चे हर उम्र में अलग अलग तरह से सीखते हैं और व्यवहार करते हैं। बच्चे हर एक उम्र में अलग अलग तरीके से सीखते हैं और अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें समझने के लिए इनकी आयु के अनुसार अवस्थाओं को जानना जरूरी है। चलिए इनकी अवस्थाओं को जानते हैं, जो शैले ने इनका वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बचपन को दो मुख्य भागों में बांटा हुआ है। शैले है, उन्होंने बाल विकास के जो बच्चों का जो बचपन है उनको दो भागों में बांटा हुआ है। वो कौन कौन से दो भाग हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को बांटा है। तो शैशवावस्था पहले समझेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैले की शैशवावस्था और बाल्यावस्था का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, शैशवावस्था पूछे तो आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था पूछे तो बाल्यावस्था, अगर दोनों पूछता है तो आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ही आपको आंसर देना है अच्छे से। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं शैशवावस्था। ठीक है, जो शैशवावस्था होती है शैले के अनुसार वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये शैले के अनुसार है, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था यहाँ पे आपको सरल शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया है, आप समझेंगे। यह वह समय है जब बच्चा बहुत छोटा होता है। ये कौन सा समय है, शैशवावस्था, जब बच्चा बहुत छोटा होता है और पूरी तरह दूसरों पर क्या होता है, निर्भर रहता है। ठीक है, बच्चा जो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है, ये वही समय है। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष का बच्चा दूसरों पर ही निर्भर रहेगा ना, खुद पे थोड़ी ना रहेगा, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, तो ये क्या है,
शैशवावस्था है। ठीक है, आगे इसकी जो मुख्य विशेषता है वो देखेंगे। जैसे शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं, बहुत तेज शारीरिक वृद्धि। जो शैशवावस्था है इसमें बच्चे की शैली के अनुसार क्या होती है, बहुत तेज शारीरिक वृद्धि होती है। बोल नहीं पाता है बच्चा, रोकर ज़रूरतें बताता है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है शैशवावस्था में वो बोल नहीं पाता है, आपको भी पता है। वो रोकर अपनी ज़रूरतों को बताता है और पूरी करवाता है। ठीक है, बैठना, रेंगना, चलना आदि सीखता है। 1 से 2 जो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है उसमें बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, चलना सीखता है धीरे धीरे। ठीक है, किसी का सहारा लेते हुए माँ से सबसे ज़्यादा लगाव रखता है। जो जन्म से लेकर 2 वर्ष का बच्चा होता है शैली के अनुसार वो माँ से ज़्यादा लगाव रहता है, यानी माँ पे आना ज़्यादा, यानी माँ की गोद में, यानी माँ के साथ रहना उससे ज़्यादा पसंद रहता है, यानी अपनी मम्मी के साथ में। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखें, यहाँ पे एक उदाहरण भी लिखा है प्यारा सा। 1 साल का बच्चा खिलौना चाहिए तो बोल नहीं सकता, ये राइट है। आपको भी पता है जो 1 साल का बच्चा है उसे खिलौना चाहिए, वो देख लेगा मुझे खिलौना चाहिए, लेकिन बोल नहीं सकता है, रोकर बताता है। ठीक है, रोकर बताएगा, जैसे ही आप उसे खिलौना देंगे वो एकदम शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा खिलौना लेते हुए। ठीक है, यानी कि जो 1 साल का बच्चा है वो किस लिए रो रहा था, खिलौने के लिए रो रहा था, उसे खिलौने की ज़रूरत थी, उसे खेलना था, वो बता रहा था मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, यानी वो बोल नहीं रहा था, वो रोकर बता रहा था उसे खिलौना चाहिए। जैसे ही उसे खिलौना दिया और वो चुप हो गया। ठीक है, अब बाल्यावस्था दूसरा देखेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण है इसको 2 भागों में बांटा था, वो बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था आपकी 2 से 12 वर्ष तक रखी है शैली ने। इसको जो 2 भागों में बांटा गया है, जो बाल्यावस्था है उसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से बांटा गया आप यहाँ पे देखेंगे। पहली जो बाल्यावस्था है उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरी जो है वो उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था है। जे बाल्यावस्था जो प्रारंभिक यानी पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु बताइए, 2 से 6 वर्ष होती है। और जो बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था पूछे तो वो 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो विशेषताएं वो आपको बताते हैं हम। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा बोलना और सवाल पूछना सीखता है। ठीक है, यानी 2 से 6 वर्ष का बच्चा होता है वो बोलना सीख जाता है और सवाल पूछता है, उसके मन में जो भी सवाल उठते हैं वो पूछता है। ठीक है, खेलना पसंद करता है, इसमें नकल करने की आदत होती है बच्चे में। और जो 2 से 6 वर्ष का बच्चा होता है, बीच का बच्चा होता है, वो नकल करता रहता है और कल्पना शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है इस बच्चे में। और इसका उदाहरण देखेंगे, एक प्यारा सा उदाहरण है, बच्चा शिक्षक या पुलिस बनने का खेल खेलता है। ठीक है, वो नकलची होता है, बच्चा नकल करता है किसी ना किसी की, दादा की, मम्मी की, पापा की, और भी जो लोग हैं उनकी नकल करने में उसे बहुत मज़ा आता है और खेल भी खेलता है। बच्चा शिक्षक या पुलिस बनने का खेल भी खेलता है। ठीक है, जैसे हम भी आप बचपन में करते थे, आपको पता होगा पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में चोर सिपाही का भी खेल खेलते थे, जो हमें भी तब अच्छा लगता था, लेकिन अब वो खेल हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तब हम बच्चे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप विशेषता लिख सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की ये विशेषता है, इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, जिसकी आयु वर्ग होता है 2 से 6 वर्ष शैली के अनुसार। ठीक है, ये आपको लिखना है अच्छे से पूछे तो। अब बात करें दूसरा जो बाल्यावस्था का दूसरी अवस्था जो यहाँ पे रखी है शैली के अनुसार, मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, इसे उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था भी कहते हैं, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष होती है। इसकी विशेषताएं देखें मध्य बाल्यावस्था की, तो समझ और सोच बढ़ती है मध्य बाल्यावस्था में, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ये नियमों का पालन करना सीखता है बच्चा इसमें, क्योंकि 6 से 12 वर्ष का बच्चा आराम से स्कूल में पहुंच जाता है, तो वो नियमों का पालन करना सीख जाता है अच्छे से। और दोस्त बनाता है, इसमें दोस्त बनते हैं नए नए, और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। ठीक है, दोस्त बनते हैं और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है 6 से 12 वर्ष के बच्चे की। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा खुद होमवर्क करता है और स्कूल के नियम मानता है। ठीक है, जैसे टीचर बोलता है वैसे ही बच्चा मानने लगता है, और जो टीचर यानी शिक्षक जो काम देता है उसी हिसाब से काम करके ले जाता है, होमवर्क करके ले जाता है। तो आप ये प्यारा से एक उदाहरण भी लिख सकते हैं अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट करा रहे हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, खेल की शारीरिक विकास में भूमिका, यानी खेल के शारीरिक विकास में भूमिका बतानी है आपकी, क्या भूमिका रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले मैं आपको समझाऊँ, खेल बच्चों के शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों, साधन है। ठीक है,
यानी इसके प्रमुख जो लाभ हैं साथियों खेल के विकास में वो आपको बताने एक बच्चे के। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो भूमिका रहती है, भूमिका यानी लाभ बताने आपको। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, खेलने से बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मांसपेशियां मजबूत यानी दौड़ना कूदना शरीर को ताकत देता है, ठीक है। दौड़ना कूदता शरीर को क्या देता है, ताकत देता है। दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां मजबूत कैसे होती हैं, नियमित खेल से शरीर का ढांचा मजबूत बनता है, ठीक है। तो हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तीसरे में आप लिख सकते हैं संतुलन और तालमेल बढ़ता है। संतुलन और तालमेल बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, गेंद पकड़ना, रस्सी कूदना आदि से नियंत्रण बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप चौथा पॉइंट देखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। कैसे, खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। आप बीमार कम पड़ोगे, खेल खेलोगे तो अच्छे से आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है। ऊर्जा का सही उपयोग होता है, बच्चे की अतिरिक्त ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये किसके हैं, ये खेल खेलने के लाभ है, ठीक है, एक बच्चे में, ठीक है। शारीरिक विकास में जो लाभ हैं बच्चे के जो खेल के हैं वो बताने हैं। मतलब बच्चे के अंदर जो शारीरिक विकास होता है उसमें खेल की भूमिका क्या रहती है, यानी खेल के लाभ बताने हैं आपको। पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल की शारीरिक विकास में भूमिका बतानी। जो खेल है वो बच्चे के शारीरिक विकास में किस तरह से भूमिका निभाता है, यानी किस तरीके से लाभ प्रदान करता है, वो आपके जहाँ पे आप जो क्वेश्चन है उसको तोड़ के समझिए। खेल है वो बच्चे की शारीरिक विकास में भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, जो पॉइंट के माध्यम से हम आपको बताएं वैसे निभाता है, ठीक है। और खेल के लाभ भी यही पॉइंट आप लिख सकते हैं, वो एक ही मतलब होता है, ठीक है। आप ये पॉइंट को अच्छे से पढ़ लें एक बार और अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ये लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब बच्चा रोज खेलता है वह कम बीमार पड़ता है और अधिक सक्रिय रहता है, ठीक है। एक्टिव रहता है एकदम, बच्चा रोज खेलता है, दौड़ता है, कूदता है तो एकदम एक्टिव रहता है, उसके अंदर एनर्जी भरपूर रहती है, ठीक है। वो बीमार ही नहीं पड़ता है कभी, ना के बराबर बीमार होने के चांस होते हैं ऐसे बच्चे के जो एक्टिव एकदम रोज खेलता है, अच्छे से दौड़ता है, कूदता है, तो ठीक है। और निष्कर्ष यहाँ पे निकालें, खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। खेल है वो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए क्या रहता है, आवश्यक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को लाइक करो यार भाई, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपके यार। लाइव चलाते हैं आपके लिए लाइव, फिर भी क्लास में आपके जो लाइक है वो बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। लाइक करो, जिसने भी नहीं किया है वो लाइक तो कर दो कम से कम। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। आप नेक्स्ट वीडियो क्लास सबसे पहले देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई जी। एग्जाम में आएंगे इनमें से क्वेश्चन, आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन आत्मविश्वास कैसे बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, आप जो वार्तालाप करते हैं वो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख रखा है, अच्छा संप्रेषण यानी अच्छा गुड कम्युनिकेशन, आप जो दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, गुड यानी अच्छा कम्युनिकेशन, ठीक है। व्यक्ति को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में मदद करता है जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। अगर आप स्पष्ट तरीके से बात करते हैं एकदम अच्छे संप्रेषण में, अच्छा संप्रेषण आपके पास में, तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। एकदम स्पष्ट क्लियर में बात कर रहे हैं, आपकी एकदम स्पीच है वो एकदम क्लियर नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अच्छा संप्रेषण आत्मविश्वास में कैसे बढ़ता है। अच्छा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन व्यक्ति को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में मदद करता है जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है, आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देखेंगे। सही बोलने से डर कम होता है, ठीक है। अगर आप एकदम स्पष्ट क्लियर बोलेंगे तो आपके अंदर जो डर है वो एकदम बाहर निकल जाएगा, आपका डर कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लोग ध्यान से सुनते हैं। अगर आप अच्छे से एकदम क्लियर स्पीच बोलेंगे, जैसे नेता बोलते हैं तो लोग कैसे सुनते हैं, इससे क्या होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आपको भी एकदम क्लियर बोलना है। तीसरे पॉइंट पे देखें, विचार स्पष्ट होते हैं, आपके जो विचार एकदम स्पष्ट होते हैं, झिझक खत्म होती है, ठीक है। आपके अंदर जो झिझक है बोलने की वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखें, सामाजिक संबंध मजबूत बनते हैं, ठीक है। सामाजिक संबंध मजबूत बनते हैं अगर आप एक स्पष्ट क्लियर आवाज़ में बात करते हैं तो। और प्रस्तुति कौशल विकसित होता है, ठीक है। प्रस्तुति, आप जो प्रस्तुति कर रहे हैं उससे प्रस्तुति कौशल आपके अंदर वो एकदम विकसित हो जाता है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे, जो छात्र कक्षा में खुलकर उत्तर देता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, ठीक है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो बच्चा एकदम खुल के स्पष्ट आवाज़ में एकदम, शिक्षक ने पूछा क्वेश्चन कोई सा भी पूछा, उसका उत्तर एकदम बच्चा स्पष्ट क्लियर आवाज़ में दे रहा है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, ठीक है।
और अच्छा संवाद कौशल आत्मविश्वास का आधार है। ठीक है, अच्छा संवाद और संवाद कौशल आत्मविश्वास का आधार है। ठीक है, अच्छा संवाद कौशल आत्मविश्वास का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका बतानी है। सामाजिक विकास में परिवार की क्या क्या भूमिका है, यानी जो सामाजिक विकास होता है बच्चे का, उसमें परिवार कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है। ठीक है, परिवार का क्या योगदान रहता है, परिवार के क्या लाभ होते हैं, आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सामाजिक विकास में यानी कि जब हम बाल्यावस्था पढ़ें तो इसमें जो भी बात होती है वो बच्चे शिक्षक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। सामाजिक विकास की बात होती है तो इसमें बच्चे के सामाजिक विकास की बात हो रही है। ठीक है, सामाजिक विकास, जो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें परिवार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, भूमिका बतानी, परिवार के क्या लाभ रहते हैं एक बच्चे के प्रति सामाजिक विकास में। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बात करें, परिवार बच्चे का पहला सामाजिक विद्यालय होता है। परिवार बच्चे का पहला सामाजिक विद्यालय होता है जहाँ वह व्यवहार और संस्कार सीखता है। ठीक है, एकदम स्पष्ट आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आपकी समझ में ना आए तो पता नहीं, और मैं तो भाई इससे आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं ला सकता हूँ इससे आसान। तो ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। परिवार बच्चे का पहला सामाजिक विद्यालय होता है जहाँ वह व्यवहार और संस्कार सीखता है। ठीक है, अब परिवार की मुख्य विशेषताएं यानी भूमिकाएं देखें, एक सामाजिक विकास में बच्चे के में क्या योगदान करता है परिवार, तो आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, उदाहरण सहित आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं हम हर एक क्वेश्चन को, तो आप समझिएगा। ठीक है, लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भैया, न्यूज़ स्टडी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो पहला पॉइंट इसमें परिवार की मुख्य भूमिकाएं। ठीक है, मुख्य लाभ या मुख्य विशेषताएं आप लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है शिष्टाचार सीखना, शिष्टाचार सिखाना। ठीक है, शिष्टाचार सिखाता है परिवार, और जिसमें नमस्ते धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सिखाता है कि बड़ों का सम्मान वगैरह करना। ठीक है, सही गलत का ज्ञान देना। ठीक है, परिवार का जो सही गलत का ज्ञान देना ये परिवार ही सिखाता है। अनुशासन सिखाना परिवार से सीखता है बच्चा। सहयोग और प्रेम की भावना विकसित करना कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। सामाजिक नियमों से परिचित करना, ठीक है, परिचित कराना, ये भी कहाँ से सीखता है, परिवार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसका उदाहरण निष्कर्ष देखें तो बच्चा बड़ों का सम्मान करना परिवार से ही सीखता है। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, परिवार सामाजिक विकास की नींव होती है। ठीक है, परिवार सामाजिक विकास यानी बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें परिवार क्या है, एक नींव की तरह काम करती है। ठीक है, नींव की तरह काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अनाथालय को समझाइए। ठीक है, अनाथालय को आपको समझाना है, अनाथालय क्या होता है। ठीक है, अनाथालय आपको बताना है, अनाथालय वह संस्था है जहाँ ऐसे बच्चों की देखभाल होती है, यानी देखभाल की जाती है जिनके माता पिता नहीं होते हैं। ठीक है, उनका पालन पोषण करने वाला क्या है, कोई नहीं होता है। वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उनका आलन पालन करने वाला कोई भी नहीं है, तो उन्हें कहाँ पे रखा जाता है, अनाथालय में रखा जाता है। वो अनाथालय उनका ही घर होता है। आप यहाँ पे एक स्पष्ट लिखिए, आप इनको पढ़ेंगे अच्छे से तो आप लिख सकते हैं, अनाथालय वह संस्था है जहाँ ऐसे बच्चों की देखभाल की जाती है। कैसे बच्चों की, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, क्लियर, आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं। अब इसके मुख्य कार्य देखिए, जो अनाथालय है उसके कार्य भी आपसे पूछ सकता है, अनाथालय कैसा होता है, अनाथालय में क्या होता है, अनाथालय के कार्य लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं, अनाथालय के जो कार्य होते हैं, रहने की व्यवस्था। ठीक है, अनाथालय में क्या होती है, रहने की व्यवस्था होती है, भोजन और कपड़ों की व्यवस्था होती है, शिक्षक की सुविधा होती है, वहाँ पे शिक्षक होते हैं, उन्हें अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं, जो बच्चे अनाथ होते हैं उन्हें समझाते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल, उनका बच्चों का जो अनाथालय में जो बच्चे रहते हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल होती है। भावनात्मक सहारा, उन्हें भावनात्मक सहारा मोटिवेट्स किया जाता है बच्चों को, और वही एक दूसरे से मोटिवेट्स होते हैं उसमें जो बच्चे रहते हैं, और शिक्षक उन्हें प्रोत्साहन करते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, भावनात्मक उन्हें सहारा देते हैं। उद्देश्य यहाँ पे देखें, अनाथ बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देता है। ठीक है, जीवन देना ही क्या है साथियों, अनाथालय का मुख्य उद्देश्य है। ये आप देख सकते हैं, अनाथ बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना अनाथालय का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आवासीय विद्यालय की व्याख्या कीजिए। आवासीय विद्यालय क्या होता है वो आपको बताना है। आवासीय विद्यालय वह विद्यालय होता है जहाँ छात्र पढ़ाई के साथ साथ वहीं रहता है, यानी कि वहाँ पे खाना, भोजन और रहने की व्यवस्था और पढ़ने की व्यवस्था होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? आवासीय विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, आवासीय विद्यालय बोलते हैं। आवासीय विद्यालय की यहाँ पे विशेषताएं देखेंगे आप। आवासीय विद्यालय की जो विशेषता होती हैं वो आप देख सकते हैं। आवासीय विद्यालय में क्या क्या सुविधा होती है? छात्रावास सुविधा होती है। ठीक है, आवासीय विद्यालय में नियमित दिनचर्या होती है। आवासीय विद्यालय मतलब नियमित, आज आपको डेली मतलब क्या करना है, कितने बजे खेलना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है आदि, जो नियमित यानी रेगुलर होता है वो डेली प्रतिदिन होता है, कहने का मतलब। ठीक है, आपको 6 बजे उठना है सुबह के, तो 6 बजे ही उठना है सारे बच्चों को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पढ़ने कितने बजे जाना है, क्या करना है, खेलना कब है, भोजन कब करना है, वो सारी चीज़ें एक नियमित दिनचर्या के अनुसार होती हैं आवासीय विद्यालय में। ठीक है, अनुशासन पूर्ण वातावरण रहता है, उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है शोर शराबा करे। नियम के अनुसार अनुशासन पूर्ण बनाकर बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है। शिक्षक की देख रेख में सारे बच्चे रहते हैं और पढ़ाई प्लस खेल गतिविधियाँ आदि गतिविधियाँ होती हैं उसमें। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलते हैं बच्चे, तो आदि और भी गतिविधियाँ होती हैं जो आवासीय विद्यालय में। ठीक है, जैसे आवासीय विद्यालय के तौर पे नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गए जहाँ पे बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारी सुविधाएं होती हैं। ऐसे स्कूलों को आवासीय विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए। संतुलित भोजन क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, संतुलित भोजन की परिभाषा लिखिए, तो आपको बतानी संतुलित भोजन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें शरीर की जरूरत के सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और इसके संतुलित भोजन के जो घटक हैं वो देखेंगे संतुलित भोजन में क्या क्या होता है। तो संतुलित भोजन में आपके जो होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिससे ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन से शरीर बनता है। वसा होनी चाहिए, वसा से ऊर्जा संग्रह होता है। वसा में ऊर्जा संग्रह होता है। विटामिन क्या होती है? विटामिन से रोग से बचाव होता है। और खनिज होता है, खनिज यानी हड्डियों वह रक्त के लिए होता है। और पानी शरीर का संतुलित बनाता है। ठीक है, यानी कि संतुलित भोजन में कौन कौन से घटक होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी आदि होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? संतुलित भोजन के घटक है। आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, आदि जल आदि होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप दाल, रोटी, सब्जी, दूध आदि रख सकते हैं। संतुलित भोजन के उदाहरण है ये हरी सब्जियां वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है? एक संतुलित भोजन के उदाहरण में आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुपोषण क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुपोषण क्या है? तो कुपोषण लिखना है। इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बाल्यावस्था एवं बाल विकास के, इसमें बच्चों से रिलेटेड, शिक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। उनकी बीमारी संबंधित सारी मतलब जो भी बच्चे से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बाल्यावस्था में रखे गए हैं। ठीक है, बाल्यावस्था का मतलब ही आप समझते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही बाल्यावस्था एवं बाल विकास है, तो बच्चों से आधारित है। ठीक है, रिलेटेड है ये। तो इसमें बात करते हैं कुपोषण क्या है। आपको कुपोषण के बारे में बताना है, कुपोषण की परिभाषा लिखनी है। कुपोषण कहते किसे हैं? ठीक है, जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उसे कुपोषण हो जाता है। ठीक है, जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उसे क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। जैसे आपको सही से संतुलित भोजन नहीं मिले, यानी कि आप 4 रोटी खाते हैं, आपको 1 रोटी मिले, और दूध वगैरह नहीं मिलता है, आपको सूखी रूखी रोटी मिलती है, सब्जी वगैरह ढंग से नहीं मिल रही है, तो उससे आपके मतलब संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आपको क्या हो जाता है? कुपोषण होता है। इसमें आपके शरीर में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुपोषण के कुछ लक्षण हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो कुपोषण के आप लक्षण देखें, जैसे कमजोरी होना। ठीक है, आपको संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? कमजोरी आ जाएगी। आपका शरीर कैसा हो जाएगा? दुबलापन आएगा, अपने एकदम शरीर आपका पतला दुबला सा हो जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा, एकदम आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है इस वजह से। ठीक है, बार बार बीमार होना, आपकी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे, क्योंकि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो है संतुलित भोजन आहार नहीं है। ठीक है, संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखें। इसका उदाहरण देखें, जिस बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है वह कुपोषित हो जाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो आज ही क्लास में हमने ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। इसके आगे हम
नेक्स्ट 4 क्लास लाएंगे, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अब तक आपकी 3 क्लास कंप्लीट करा दी हमने बाल्यावस्था एवं बाल विकास की। तो अभी तक आपने जो भी हमने क्वेश्चन कराए इन क्लास को आप एक बार 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो हमने कराए हैं। आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं जो MP बोर्ड में पूछे गए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये क्लास देख लें आप और नोट्स ले लें भैया। नोट्स लेने में कोई भी स्टूडेंट कंजूसी नहीं करे, मैं तो यही कहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। नोट्स लेने के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स खरीद लो, आसान भाषा में आपको जैसे हमने ये आपको समझाया, आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़ेंगे और नोट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तैयारी के लिए अच्छा स्रोत मिल जाएगा और आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है नंबर, तो जल्दी से नोट्स ले लो और नोट्स के साथ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो नोट्स ले लो जल्दी व्हाट्सअप मैसेज करके। अभी हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए यहाँ में इस क्लास में? इस क्लास में हमने आपको 11 तक क्वेश्चन करा दिए। अभी नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए 12वें क्वेश्चन से लेके आएंगे। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन से लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास 4th क्लास, इसमें आपको 500 लाइक करा देनी है, कम से कम 500 लाइक करा दीजिए। ठीक है, 500 लाइक करा दो, कम से कम 500 लाइक करा दो इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। और नोट्स ले लो भाई अच्छी तैयारी के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ नोट्स ले लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। क्लास को आपके अंदर जो भी कमेंट हैं, डाउट हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर जरूर कर दें सभी जगह। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।